नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है, कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। बड़े ध्यान से देखिएगा। मिठाई बटी और पटाखे फूटे तो एनकाउंटर पर झूमती पब्लिक इंडी को क्या बोली। एक क्लास इस पर, एक क्लास यह भी कि चलती वैन में चली गोलियां। बदलापुर एनकाउंटर का हैरान कर देने वाला सच क्या है, इस क्लास में आप जानेंगे। यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, एक क्लास ये भी बताएगी। यादव ठाकुर के बाद यूपी में एक और एनकाउंटर, क्या अब नया घमासान होगा, एक क्लास इस पर भी। सीएम योगी के नए ऑर्डर से यूपी में हड़कंप, क्या अब नया बवाल मचने वाला है। क्या है ऑर्डर, क्या बवाल हो सकता है, एक क्लास ये। और रोटी में थूक, जूस में यूरिन, ऐसे गंदे मिलावट खोरों का योगी क्या करने वाले हैं हाहाकारी इलाज, यह क्लास आपको बताएगी। गुस्से में आए बागेश्वर बाबा, प्रसाद में चर्बी मिलाने वाले पापियों की अब खैर नहीं, कैसे, यह क्लास आपको बताएगी। और इजराइल ने कर दिया ऐसा इलाज, गिड़गिड़ाने लगे हिजबुल्लाह के आतंकी, यह क्लास आपको बताएगी विस्तार से। इजराइल के एक्शन ट्रेलर से कांपे आतंकी, फ्यूचर प्लान क्या है और उससे मचने वाली है कैसी तबाही, इस क्लास में आप देखेंगे। इजराइल का गुस्सा देखकर दुनिया में हड़कंप, अब क्या होने वाला है, अब क्या बड़ा होने वाला है, यह क्लास आपको बताएगी। भारत की वो रहस्यमयी जगह भी आज आप पाठशाला में देखेंगे जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। ऐसे शहर और मंदिरों की अनोखी कहानी भी आज एक क्लास में, जिन्हें सुनकर आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा खत्म करके भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी के भारत लौटने पर बीजेपी और एनडीए के दलों ने उनका स्वागत किया है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एचडी कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को उनके अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक और कामयाब बताया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक बार फिर से यह साबित हो गया कि पीएम मोदी की पहचान एक वैश्विक नेता की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा। सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी कर्नाटक के राज्य का दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रही है। वहीं सिद्धारमैया ने दी थी। हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद सिद्धारमैया पर इस्तीफे ने कहा है कि वो कानूनी सलाह लेने के बाद इस पर जवाब देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी सीएम बनना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, सभी के एम्बिशंस होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसका फैसला राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे करेंगे। और वो जो भी फैसला होगा हर एक को मंजूर होगा। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानून फिर से लागू करने की मांग की है। कंगना रनौत ने कहा कि किसानों को खुद तीनों कानून फिर से लागू करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों के हित में ही थे। कंगना ने कहा कि देश के विकास में किसान एक मजबूत स्तंभ हैं। कांग्रेस ने कंगना के बयान पर कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद कृषि कानून वापस लिए गए थे। अब बीजेपी सांसद वही काले कानून फिर से लागू करने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। अमेठी में आज हैरान करने वाली घटना देखने को मिली। अमेठी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जांच पर निकली थी, तभी एक कार में सवार 4 बदमाश कार छोड़कर भागने लगे। उसमें से 2 बदमाश तालाब में कूद गए और 2 आरोपी खेतों की तरफ दौड़ लगा रहे थे। तालाब में छिपे बदमाशों को पुलिस ने घंटे भर की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं खेतों में भागे दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों पर चोरी का आरोप था। राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यूनिट लगाने वाली है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल यूनिट नोएडा में लगाई जाएगी, जो जेवर एयरपोर्ट के पास में होगी। इस यूनिट में राफेल और मिराज 2000 जेट का रखरखाव और मेंटेनेंस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 36 राफेल जेट का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें 2016 में खरीदा गया था।
और दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। मिठाई बटी, पटाखे फूटे, एनकाउंटर पर झूमती पब्लिक इंडी गठबंधन को क्या बोली, और चलती वैन में चली गोलियां। बदलापुर का एनकाउंटर जो हुआ उसका हैरान करने वाला सच क्या है? यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर वाली पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? यादव ठाकुर के बाद यूपी में एक और एनकाउंटर, क्या इस पर अब नया घमासान होगा? कुछ दिन पहले तक बुलडोजर को लेकर राजनीति हो रही थी कि बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। इसे लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और बुलडोजर एक्शन को रुकवा दिया गया था। अब नया बवाल एनकाउंटर को लेकर होने वाला है, क्योंकि अब तक ये लोग यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर ही सवाल उठाते थे, लेकिन अब तो एनकाउंटर महाराष्ट्र में भी हो रहा है और तमिलनाडु जैसे उस राज्य में भी हो रहा है जहां इंडी गठबंधन की सरकार है। एनकाउंटर को लेकर इंडी गठबंधन बहुत बवाल करता रहा है। खासतौर पर यूपी में अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर घमासान करके आसमान सिर पर उठाया हुआ है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से यूपी में बवाल हो रहा था या हो रहा है कह लीजिए, उसमें आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु को देख लीजिए, वहां कोई जाति को लेकर सवाल नहीं होता। एनकाउंटर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि एक जगह रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो दूसरी जगह पर हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर। इन एनकाउंटर्स पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन वैसी राजनीति नहीं हो रही है जैसी राजनीति यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप सबसे पहले महाराष्ट्र के एनकाउंटर की रिपोर्ट देखिए, जहां रेप के आरोपी के एनकाउंटर पर पटाखे फूटे, और इसकी तुलना कीजिए यूपी में एनकाउंटर को होने वाली राजनीति से। महाराष्ट्र के एनकाउंटर की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो झूमने लगी पब्लिक। एनकाउंटर के बाद फूटने लगे पटाखे, बंटने लगी मिठाइयां। ठाणे के बदलापुर में ये लोग दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। ये सब इसलिए खुश हैं क्योंकि बदलापुर कांड का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अक्षय वही आरोपी है जिस पर स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का आरोप था, जिस पर एक्शन को लेकर बदलापुर में खूब बवाल मचा था और घटना के करीब 1.5 महीने के अंदर ही आरोपी के मारे जाने से लोग खुश हैं। लोगों को लग रहा है कि बिना अदालत के चक्कर काटे ये ऑन द स्पॉट वाला कथित न्याय ही अच्छा है। जो एनकाउंटर हुआ वह हमने सिंधिया सरकार के वजह से हमने सोचा था कि ये हो पाएगा मुमकिन, और दूसरी कोई सरकार रहती तो हम सोचते भी नहीं, क्योंकि सब बस एक दूसरे पे ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट ऐसा वो गवर्नमेंट ऐसा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है करके दिखाया, सिर्फ बोलते नहीं है करते भी हैं, और यही गवर्नमेंट हमको आगे भी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट रहेगी हमेशा हमारी बहन बेटियां हमेशा सेफ रहेंगी। और जब से खबर फैली कि बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया है, तब से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं। कल शाम को ही एनकाउंटर की खबर आई और रात को लोग पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर गए। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। इनके लिए तो आरोपी का मारा जाना ही न्याय मिलने की गारंटी हो गया। योगी मॉडल नहीं चलता, यहाँ पे शिंदे मॉडल चलता है। और उसका रिएक्शन संजय निरुपम जी ने दिया था। संजय निरुपम जी जो बदलापुर में जाके बोले थे कि इसको बीच चौराहे पे जाके फांसी देने के लिए बीच चौराहे पे फांसी नहीं दे के इनकाउंटर किया, इसलिए हम लोग शिंदे साहब का और संजय निरुपम भैया की जो बात आगे रखी बहुत बढ़िया हो गई। बहनाओं के लिए राखी का जो बंधन था ना, उसके लिए हम लोग ने बहुत दिल से धन्यवाद किया और बहनों के लिए ताली बजाया हम लोग ने। इस जश्न में महिलाएं भी शामिल हैं जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद दे रही हैं। इन महिलाओं का दावा है कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा। किसी आरोपी के एनकाउंटर पर ऐसा जश्न देखकर लोग भी हैरान हैं। जो उसको सजा मिले ना, उसके बदले उसको फांसी मिल जाती तो हम लोग और अजब मजा आती थी, क्योंकि वो चिमिकली जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको और थोड़ा सा कुछ तो उनको
वो डिफेंस मिल जाता ताकि बाबा हम लोग को न्याय मिल रहा है। पूरे पुलिस दल का, महाराष्ट्र पूरे पुलिस दल का मैं आभार मानती हूँ कि अगर ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर रहती है। पीड़ित अगर लड़की रहती है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, वो लोग उनके जो है ना उनके बहुत हाल होता है। इससे अच्छा है इनकाउंटर हुआ, सही बात है। हम अगर बदलापुर की हम महिलाएं की आप बात करें, हम एक माँ है, हम सब तो एक माँ के चलते हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं। उसने थोड़ा सोचना ही था, उसने कुछ नहीं सोचा तो हम क्यों उसके बारे में सोचेंगे ना। अगर वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचेंगे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग यही चाहते थे। यह एनकाउंटर कल शाम को 6:15 पर महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। पुलिस आरोपी अक्षय को नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे के बदलापुर ले जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में आरोपी अक्षय ने पुलिस वैन के अंदर एक पुलिसकर्मी की कमर से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस की तरफ 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। इतने में वैन में मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने अक्षय पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों से यौन शोषण का आरोपी था। पुलिस ने उसे 17 अगस्त को पकड़ा था। अक्षय के खिलाफ पत्नी से मारपीट का एक केस था, जिसकी जांच के लिए उसे नवी मुंबई लाया गया था। मुंब्रा बाईपास का ये जो हाईवे है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई है, और यही वजह बताया जा रहा है कि शायद अक्षय शिंदे जो छीना झपटी करके कोशिश कर रहा था, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था या क्या उसकी मंशा थी। इस मामले की जांच को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खूब फजीयत हुई थी, जिस कांड में पुलिस पर यह आरोप लगा था कि उसने बच्चों के यौन शोषण के केस में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उसी केस में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। और कल तक जो पुलिस पब्लिक की आंखों में विलन बन गई थी, अब वो हीरो बन गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जय जयकार हो रही है। एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी नीलेश मोरे का हाल जानने के लिए अस्पताल में नेताओं की लाइन लग गई है। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की भी खूब चर्चा हो रही है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। संजय उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संजय को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित बदलापुर कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया था। हर एनकाउंटर की तरह ये एनकाउंटर भी सवालों से परे नहीं है। अक्षय शिंदे के परिवार वाले इसे फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। हमको कुछ नहीं शेक है उसके पे, वो बच्चे को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही है, यही बोलने का है। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया नहीं, बच्चे ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बीच इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष ने जांच समिति गठित की है, जिसमें 8 लोग हैं। और अब आप यूपी और महाराष्ट्र में हुए एनकाउंटर पर होने वाली राजनीति का फर्क देखिए। यूपी में किसी यादव का एनकाउंटर हो जाए तो वहां अखिलेश यादव उसे जाति से फौरन जोड़ देते हैं और यह आरोप लगने लगते हैं कि एक जाति को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब यादव के बाद किसी ठाकुर का नंबर आ जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो अखिलेश यादव जाति की बात नहीं करते और यह कहने लगते हैं कि एनकाउंटर हो ही क्यों रहे। जबकि आप महाराष्ट्र में एनकाउंटर का केस देखिए। यहां जो आरोपी मारा गया वो शिंदे थे, जिस पुलिस वाले ने मारा वो शिंदे था और राज्य के सीएम भी शिंदे ही हैं। लेकिन यहां आरोपी की जाति या उसके समुदाय को लेकर कोई पॉलिटिक्स होती नहीं दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन वैसी नहीं जैसी यूपी में होती है। जाति से जोड़कर एनकाउंटर को देखा जाए। महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर जश्न मनाया जा रहा है। पब्लिक झूम रही है क्योंकि पब्लिक को तो यही लग रहा है कि रेप का आरोपी निपट गया। पब्लिक को इस बात से मतलब नहीं कि एनकाउंटर सही था या गलत।
ये तो नेता जाने और उनकी राजनीति जाने, लेकिन पब्लिक को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रेप जैसे भयानक कांड को अंजाम देने वाले को अपने किए की अगर इस तरह से भी सजा मिल गई तो पब्लिक इसे गलत नहीं मानते हुए उस पर जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है और मिठाइयां बांट रही है। और इस जश्न में महाराष्ट्र के सीएम की पार्टी भी कूद गई है। शिंदे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे में सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया और सीएम शिंदे के समर्थन में नारेबाजी की। मतलब महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स। बदलापुर एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में जाति वाली सियासत भले ही ना हो रही हो, लेकिन विपक्ष को इस एनकाउंटर में भी खोट बहुत दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार कह चुकी है कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए आरोपी का एनकाउंटर किया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले में बीजेपी आरएसएस के लोगों को बचा रही है ताकि पूरा सच लोगों के सामने आने से रोका जा सके। शिंदे सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए यह कहा है कि सवाल उठाना विपक्ष की तो आदत हो गई है, इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। हालांकि विपक्ष के सवालों के दबाव में आकर शिंदे सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। 8 सदस्यीय पुलिस की टीम इसकी जांच करेगी, जबकि विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच करवानी चाहिए, तभी तो सच सामने आएगा। एनकाउंटर पर आरोपों की बौछारों से सरकार ने विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष आतंकियों और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है, जबकि विपक्ष का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और उधर विपक्ष का कहना यह है, विपक्ष का सवाल है कि स्कूल के मुख्य ट्रस्टी का बीजेपी से क्या रिश्ता है, जिसे बचाने के लिए यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया है। एक बार देखिए महाराष्ट्र में इस एनकाउंटर पर कैसे बयानबाजी हो रही है, फिर आपको इस एनकाउंटर की टाइमिंग पर उठने वाले सवालों के विषय में भी बताऊंगा। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो, पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। ये मिंदी की बात होती है, राजनीतिक श्रेय इन्हीं चीजों में लेना। मुझे लगता है कि ऐसी चीज होना ये भी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं, मैं ये जरूरी नहीं है कि कोई महिला किसी की बहन हो, माँ हो या बेटी हो सुरक्षित रहने के लिए। हर कोई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, और यही महिलाओं पे जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तब रेवन्ना के लिए जो प्रचार कर रहे थे, आज ये दूसरा प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बदलापुर में बच्चियों के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, उसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब बदलापुर कांड के आरोपी के मारे जाने से पूरा गेम पलट गया है। सरकार और पुलिस के प्रति पब्लिक का गुस्सा कम हो गया है। विपक्ष के लिए यह झटके से कम नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया, और महाराष्ट्र में एनडीए नेताओं को लग रहा है कि उन्हें सियासी माइलेज मिलेगा। इसीलिए वो अब विपक्ष पर इस कदर हमलावर हो गए हैं कि कोई कह रहा है कि एनकाउंटर फेक भी है तो कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा कह रहा है कि विपक्ष आरोपी के समर्थन में कहीं श्रद्धांजलि सभा ना बुला दे। एक बार सुनिए महाराष्ट्र में बयानबाजी किस किस तरह की चल रही है।
से लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो जो इनकाउंटर किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पूरे महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ा हूं मैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल यही है कि आप बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। अगर फेक भी है, फेक तो नहीं है, अगर फेक भी है तो गलत नहीं है। इसलिए कि आप याद करिए बदलापुर की वो घटना, और सवाल है पश्चिम बंगाल में इससे बड़ी बुरी घटना घटी थी। वहां की जो मुख्यमंत्री है वो इंडिया गठबंधन की ममता दीदी हैं, सब उनको दीदी कहते हैं। और उन दीदी पर आरोप लगा कि कलकत्ता में जो बलात्कार हुआ उस बलात्कार के आरोपी को बचा रही हैं। उसके लिए महीनों तक वहां आंदोलन चला। महाराष्ट्र में एक एनकाउंटर और उस पर ऐसा तूफान। उधर यूपी में आप जानते हैं कि हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं और हर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल उठा देते हैं। लेकिन इन आरोपों से बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस बैकफुट पर आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है और एक्शन लगातार हो रहा है। आप देखिए यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें वो आरोपी मारा गया जिस पर पुलिस के 2 जवानों की हत्या का आरोप था। यूपी में नया एनकाउंटर किसका हुआ है और इस एनकाउंटर पर कैसे मुस्लिम वोटों की सियासत तेज होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एक और एनकाउंटर पर हंगामा। इस बार आरोपी की जाति नहीं, धर्म पर उठे सवाल। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मोहम्मद जाहिद है, जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। मोहम्मद जाहिद पर 2 आरपीएफ कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। यूपी पुलिस करीब 1 महीने से मोहम्मद जाहिद की तलाश में थी। ये तलाश कल रात पूरी हो गई। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू मारा गया। 25 साल का जाहिद पटना का रहने वाला था। एनकाउंटर में उसे गोली लगी, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी, दोनों घायल हैं। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। और जवाबी फायरिंग में इसकी ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहां पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। जैसे यूपी में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, वैसे ही मोहम्मद जाहिद के एनकाउंटर पर भी उठे। उसकी मुस्लिम पहचान बताकर योगी सरकार को कैसे घेरा जा रहा है, ये आपको बताऊं, उससे पहले आप मोहम्मद जाहिद का गुनाह जान लीजिए। दरअसल 19 अगस्त की रात को यूपी से पटना के लिए चलने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 रेलवे पुलिस के सिपाहियों की हत्या कर दी गई। शराब तस्करी के चक्कर में उस दिन कुछ तस्करों ने रेल रोक दी थी और शराब तस्करी की कोशिश कर रहे थे। जब सिपाही जावेद और प्रमोद ने इसका विरोध किया तो शराब तस्करों ने दोनों सिपाहियों पर हमला बोल दिया। दोनों सिपाहियों से बुरी तरह मारपीट की। शराब तस्करों ने जावेद और प्रमोद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वारदात के अगले ही दिन दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। ये दोनों सिपाही ट्रेनिंग के लिए पटना जा रहे थे। इस मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद जाहिद अब तक गिरफ्त से बाहर था। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में जाहिद रेल लाइन के किनारे शराब तस्करी की फिराक में था। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में जाहिद मारा गया। पुलिस को जाहिद के पास एक पिस्टल मिली है। क्योंकि मोहम्मद जाहिद मुस्लिम है, इसीलिए उसके परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया कि जाहिद को मुस्लिम होने की सजा मिली, वो तो आलू और प्याज बेचता था। झूठ मूठ के उसको फंसा दिया, मार दिया, और खास करके मुस्लिम समझ के मारा गया। हम लोग मुसलमान हैं, समझ के मारा गया। अत्याचार है, पुलिस अत्याचार कर रही है। और उसमें कहना क्या, अगर पकड़ा गया था, पैर में मारा गोली, सीने में मारा गोली। पुलिस का बयान है कि मुठभेड़ में, ये तो बहुत बड़ा डाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है। ये जब आपने पकड़ लिया, एक बंदा को पैर में गोली मारते हैं, सीने में गोली मारते हैं, तो आप लोग का तो टारगेट यही है कि मुस्लिम हो, इसको मार दिया जाए। यूपी में कोई एनकाउंटर हो और उस पर समाजवादी पार्टी सवाल ना उठाए,
ऐसा कैसे हो सकता है? गाजीपुर एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए कि किसी को भी किसी के जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कोई आदमी बहुत बड़ा शातिर हो, अपराधी हो, तो उसको कानून के दायरे में ला करके न्यायालय के माध्यम से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे, फांसी की सजा दिलावे, मृत्युदंड करावे, आजीवन कारावास कराए। ये हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है। जातिगत एंगल से बात नहीं करना चाहता और इसको देखना नहीं चाहता। मैं इसको न्याय की दृष्टि से देखना चाहता हूं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको राज चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय बंद हो गए हैं? क्या कानून की हत्या होगी इस तरह से खुलेआम? क्योंकि ये सरकार प्रायोजित हत्या है। कानून है इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। आप मुकदमा तेज चला सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला सकते हैं। जो धाराएं हैं अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दीजिए। ये क्या कि आपने किसी को पकड़ के जो है आपने गोली मार दी, हत्या कर दी, ये तो ठीक नहीं। एनकाउंटर पर राजनीति करने वाले ये नेता कभी उस पुलिस वाले की बात नहीं करते जो एनकाउंटर में घायल होता है या जान गंवाता है। गाजीपुर एनकाउंटर में जो मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ वो रेलवे के 2 सिपाहियों की हत्या का आरोपी है। जो सिपाही जाहिद और उसके गुर्गों के हमले में मारे गए उसमें एक मुस्लिम भी था। उनकी बात तो कोई नहीं करता। सब लोग सिर्फ अपराधी की जाति और धर्म तलाशने में जुट जाते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर में यादव जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, ठाकुर जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से जुड़े आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है। यानी एनकाउंटर में किसी का धर्म और किसी की जाति नहीं देखी जा रही। लेकिन सियासत है तो वो अपने ही मिजाज से आगे चलेगी। पाठशाला में अगली क्लास की तरफ आपको लेकर चलता हूं। सीएम योगी के नए ऑर्डर से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या अब नया बवाल मचने वाला है? रोटी में थूक, जूस में यूरिन, इन गंदे मिलावटखोरों का योगी क्या अब हाहाकारी इलाज करने वाले हैं? और गुस्से में आए बागेश्वर बाबा ने क्या कहा है कि प्रसाद में चर्बी मिलाने वाले पापियों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव सीएम माने जाते हैं। घटनाओं के घटने का इंतजार करने से पहले ही एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश है और इसी को लेकर सीएम योगी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के अलावा खाने में थूक और जूस में यूरिन मिलाए जाने की ये घटनाएं भी सामने आई हैं जिनके बारे में सुनने से ही आपको मितली आने लगती है। सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए अब सीएम योगी ने सख्त रवैया अपना लिया है और इनके हाहाकारी इलाज की व्यवस्था भी कर दी। सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है। क्लियर कट मैसेज कि प्रसाद में अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खाने पीने में मिलावट स्वीकार नहीं है और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह सीएम योगी के काम करने का स्टाइल है। पहले वो साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से समझाते हैं और फिर भी लोग नहीं समझते तो योगी स्टाइल में ही एक्शन लिया जाता है। क्योंकि मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने का मामला हो या फिर खाने पीने में थूक और यूरिन मिलाने वाली बातें, ये छोटे अपराध नहीं है। ये धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मामले होने के साथ साथ सेहत से किसी व्यक्ति के लिए इसके न जाने कितने मामले हैं, कितने सारे मामले हैं, न जाने कितने मायने हैं। और इसीलिए अब सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं और जारी कर दिया है वो आदेश जिससे मिलावट करने वालों के होश फाख्ता है। यहां अगर आप देखें मंदिरों के संदर्भ में प्रसाद को बहुत पवित्र और भगवान के आशीर्वाद के तौर पर माना जाता है। आप ग्रहण करने के बाद सिर पर
हाथ लगाते हैं। अगर उसमें मिलावट होती है तो ये हिंदुओं और सनातन के साथ महापाप से कम नहीं है। और ऐसे में मंदिर और प्रसाद की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी पहले भी कहते रहे हैं कि हर धर्म की अपनी परंपराएं और आस्था होती है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अब जब बात सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की है तो सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में शुद्धता बनाए रखने के लिए जो निर्देश दिए हैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट की जांच की जानी जरूरी है और इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए। मैनेजर और कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो। होटल ढाबों में मालिक मैनेजर के नाम लिखे हों। होटल ढाबों में, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगे हों और सीसीटीवी के दायरे में पूरा होटल ढाबा आए। सीसीटीवी की फीड को संरक्षित सुरक्षित रखा जाए। पुलिस के मांगने पर सीसीटीवी फीड को मुहैया कराया जाए। खाने पीने के केंद्रों पर साफ सफाई जरूरी अनिवार्य बनाई जाए। कर्मचारी मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करें और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने जो आदेश दिए हैं उस पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है कि सीएम योगी को इस तरह के निर्देश जारी करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में मिलावट की कई तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। यहां तक कि मंदिरों के प्रसाद में मिलावट का शक जताया जा रहा है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद यूपी में भी ऐसा ही डर श्रद्धालुओं के मन में आ रहा था और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने प्रसाद और खाने पीने में शुद्धता बरकरार रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मिलावट पर सीएम योगी की स्ट्राइक। अब होगा योगी स्टाइल में इलाज। सनातन से महापाप बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी का क्लियर कट आदेश। अब यूपी में मिलावट नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों का इलाज करने का फैसला कर लिया है। कभी जूस में थूक मिला दिया, कभी जूस में पेशाब मिला दी। इस तरह की घटनाओं के बाद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा। मंदिर के प्रसाद में अशुद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना न हो और जो ऐसा कर रहे हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सीएम योगी ने कर दी है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो अगर जूस खरीदे तो उसमें किसी का थूक मिला हो। कोई नहीं चाहेगा कि वो कोई ड्रिंक ले रहा है तो उसमें किसी का पेशाब मिला हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये कह चुके हैं कि खाने पीने में मिलावट विभत्स है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि खाने पीने में मिलावट विभत्स होता है और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मिलावट का ये खेल बंद होना चाहिए। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सीएम योगी ने होटल और ढाबों के लिए जो निर्देश जारी किए हैं वो सभी के लिए हैं। उसमें किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि आखिर मिलावट का स्ट्राइक से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जो आप नियम लेके आ रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि साहब हम पूरे प्रदेश में सीसीटीवी लगवाएंगे, इन चीजों को ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी और आप पुनः पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप अभी भी पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मुख्यमंत्री को जरूर सबक सिखाएं जो उनके उठाए तमाम सारे सवालों पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं।
समाजवादी पार्टी के मुताबिक सीसीटीवी नहीं लगाने चाहिए, ढाबों और होटलों पर नाम नहीं लिखे जाने चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामलों में ये फैसला दिया था वो इससे अलग था। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर उन दुकानों का नाम लिखना जरूरी है जो खाने पीने का सामान बेचते हैं। इस आदेश के बाद लोगों ने अपनी दुकानों पर नाम लिखना शुरू किया। कई ऐसी दुकानों का खुलासा हुआ जो मुस्लिम होकर हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे। इस आदेश पर विपक्षी दलों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब भी सरकार ने कहा था कि फैसले का मकसद खाने पीने की शुद्धता बनाए रखना है। अब योगी सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो पूरे प्रदेश के लिए हैं। इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इस नियम का पालन सभी को करना होगा जिससे मिलावट पर रोक लग सके। तमाम वीडियो पब्लिक डोमेन में है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो खाने पीने की दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसकी जांच हो, उसके संचालक प्रमोटर्स के नाम लिखे जाए। अगर कहीं इसमें अनियमितता पाई जाए, कहीं इस तरह के मानव अपशिष्ट मिलाते हुए लोग पकड़े जाए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खुद समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव मिलावट के खिलाफ जांच की बात कर चुकी हैं। अब योगी सरकार मिलावट पर स्ट्राइक के लिए कड़े कदम उठा रही है तो समाजवादी पार्टी को पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी को भले ही इससे दिक्कत हो रही है लेकिन जनता इससे खुश है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से कुछ दिक्कत तो होगी लेकिन मिलावट रोकने के लिए ये फैसला सही है। देखिए लखनऊ के दुकानदार और ग्राहक क्या कह रहे हैं। भी सीएम ने निर्देश दिया है कि बहुत सारी घटनाएं हमने वीडियोस देखे कि खाने पीने की दुकानों में जूस में, दाल में, रोटी में जो थूक देते हैं लोग या फिर मानव अपशिष्ट मिला देते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। तो उसको लेकर सीएम ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि ऐसे होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी रेस्टोरेंट चलाते हैं यहाँ पे? नहीं सर, रेस्टोरेंट चलाते हैं हम तो बहुत साफ सफाई से जो है चीजों को मैनेज करते हैं। हम लोग कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर को हमारी दिक्कत हो या कोई वैसी कोई चीजें नहीं हम लोग खिलाते हैं। जांच करना तो हमेशा के लिए अच्छी बात है, मतलब जांच होनी चाहिए, अच्छा खाना मिले क्योंकि हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो पैसे खर्च करने के बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें साफ सुथरा खाना मिले और एक अच्छी जगह खाना मिले। होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने बोला है, इस तरह का होना जरूरी है क्योंकि सबकी अपना विचारधारा, सबकी अपनी सोच अलग अलग। जो होटलों पे आते हैं, रेस्टोरेंट्स में आते हैं, उनका मानना है कि एक बेहतर फैसला है क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। यानी लोग भी कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है लेकिन सरकार को अपने अधिकारियों और विभागों को भी टाइट करना होगा क्योंकि कई बार चीजें सरकार की नाक के नीचे होती हैं और सरकार को पता नहीं चल पाता। खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट ना हो और शुद्धता बनी रहे, इसके लिए अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई सुझाव है तो वो देने चाहिए। सभी के प्रयास से ही मिलावट की बीमारी का इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद देश भर में यही हो रहा है। हर तरफ से प्रसाद की जांच की मांग हो रही है ताकि प्रसाद की शुद्धता बनी रहे। और अब तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के दोषियों को फांसी तक देने की मांग हो रही है। सनातन और हिंदुत्व की आवाज मुखरता से उठाने वाले बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रसाद में मिलावट पर नाराजगी जाहिर की है। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि अगर ये बात सही है तो दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनिए बागेश्वर बाबा। बालाजी के प्रसाद में चरवी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। और सवाल यह भी है कि वो कौन से लोग हैं
जो ईश्वर के संदर्भ में भी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहते। नफे नुकसान में वो ईश्वर को भी ताक पर रख देना चाहते हैं। भारत में ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट हक्के बक्के रह गए। भारत में ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में हैरान करने वाले प्रमाण मिलते हैं। आज आपको पहले मध्य प्रदेश के मुरैना के उस मंदिर में लेकर चलता हूं जिसके लिए कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था। ठीक सुन रहे हैं आप, भूतों ने। क्या है इस मंदिर की कहानी, देखिए। ये देश की वो रहस्यमयी जगह है जहां आज भी लोगों को जाने से डर लगता है। ये कोई सुनी सुनाई किस्से कहानी नहीं, ये कोई कपोल काल्पनिक बातें भी नहीं। इन जगहों को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। रहस्यमयी जगहों की लिस्ट में सबसे पहले इस मंदिर को देखिए। जैसे लगता है कि यह मंदिर किसी भी समय गिर सकता है। इसकी हालत खंडहर जैसी हो चुकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर हजारों साल से ऐसे ही खड़ा है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना के पास सिहोनिया गांव का मंदिर है। मुरैना के इस मंदिर को लेकर दो तरह की मान्यताएं हैं। पहली तो ये कि इसे यहाँ के राजा ने बनवाया था, और दूसरी मान्यता ये कि इसका निर्माण भूतों ने एक रात के अंदर कर दिया था। इसीलिए इसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम ककन मठ मंदिर है। इसकी ऊंचाई करीब 115 फीट, जो करीब 5 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। राजा कीर्तिराज और उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान शिव की भक्त थीं, इसीलिए इसका नाम ककन मठ मंदिर पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले हजारों सालों में आंधी तूफान की वजह से आसपास के कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गए। इन मंदिर के अवशेष आज भी पड़े हुए हैं और यहाँ खुदाई के दौरान भी कई अवशेष मिले, लेकिन इस मंदिर की ऊंचाई में कोई कमी नहीं आई। इस मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता यह है कि इसका निर्माण भूतों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। माना जाता है कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया था, लेकिन मंदिर पूरा बनने से पहले सुबह हो गई, इसीलिए ये निर्माण अधूरा ही रह गया। इसीलिए तब से अब तक ये मंदिर ऐसा ही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण एक के ऊपर एक पत्थर रखकर किया गया, लेकिन पिछले हजारों सालों में ये मंदिर ऐसा का ऐसा ही है। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की निर्माण सामग्री जैसे पुराने जमाने का चूना या चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। आप सोचिए कि पिछले हजारों साल में मौसम की मार से दुनिया भर में कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो गईं, लेकिन ये मंदिर भले ही खंडहर हो गया, लेकिन इसकी ऊंचाई 1 इंच भी कम नहीं हुई। इस गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये मंदिर सालों से ऐसा का ऐसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटते ही भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई। पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। दुनिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश बना भारत। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने यह पावर इंडेक्स जारी किया है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, और उसके बाद पूरे ग्लोब में अगर किसी का नंबर है तो वो है हिंदुस्तान। भारत, बधाई आप सबको।